India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने वाले मणिपुर के विधायक शेख नरूल हसन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में बदलाव लाने के लिए लाया गया था। याचिका में कहा गया कि नए अधिनियम में वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था और साथ ही जिसका अर्थ है कि लंबे समय से धार्मिक या पुण्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों को अब वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। अधिनियम में यह आवश्यक है कि वक्फ की घोषणा करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का अभ्यास कर रहा हो, जिसे याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप बताया है। नए अधिनियम में वक्फ अलाल औलाद या परिवार वक्फ बनाने के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम में वक्फ अधिसूचना को चुनौती देने के लिए समय सीमा को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। नए अधिनियम में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों को कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य की गई है, जिससे मुस्लिम समुदाय की स्वच्छता के लिए खतरा बताया गया है। याचिकाकर्ता की मांगे हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिक घोषित करना और इसे रद्द करना, अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने के लिए निर्देश जारी करना, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अन्य आवश्यक और उचित आदेशों या निर्देश पारित करना। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के संबंधित कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया है, क्योंकि वे राज्य के कानून के आयामों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होंगे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कानून हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियंत्रण में राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इन मामलों को सुनने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकते हैं, ताकि मामले के निर्णय में मदद मिल सके। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब किसी दस्तावेज की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध होती है तो न्यायिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोर्ट ने कहा है कि शब्दों को उनके सामान्य और साथ ही साथ प्राकृतिक अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि वे पक्षों के वास्तविक इरादे को व्यक्त करते हैं। मामले के बिंदु जो है वो कुछ इस प्रकार है। एक होटल व्यवसाय के संचालन के लिए एक समझौते की व्याख्या को लेकर विवाद था। वादी ने दावा किया कि समझौते एक लीज या लाइसेंस समझौता था, जो उसे बॉम्बे रेंट एक्ट 1947 के तहत संरक्षण प्रदान करता है। ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन अपीलीय कोर्ट ने इसे उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि समझौता एक व्यवसाय संचालन समझौता था,
न कि लीज या लाइसेंस समझौता। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल नयन चौधरी ने न्यायाधीश एन उन्नी कृष्णन नायर से एक मामले की सुनवाई से अलग होने का अनुरोध किया है। ये अनुरोध इसलिए किया गया क्योंकि न्यायाधीश नायर ने एक ऑनलाइन पोस्ट को लाइक किया था जिसमें कुछ वकीलों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का उल्लेख था। एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने 3 वकीलों कमल नयन चौधरी, पल्लवी तलुकदार और अनिल कुमार भट्टाचार्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। ये वकील हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश जस्टिस सुमन श्याम के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में हैं। बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के स्थानांतरण के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। न्यायाधीश नायर ने ऑनलाइन पोस्ट को लाइक किया था जिसमें कुछ वकीलों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का उल्लेख किया था। कमल नयन चौधरी ने इस आधार पर न्यायाधीश नायर से मामले की सुनवाई से अलग होने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने कहा है कि वे इस अनुरोध पर भी विचार करेंगे और अन्य मामलों की सुनवाई भी जारी रखेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने TV9 की जो याचिका है उसे खारिज कर दी है। बता दें आपको कि इस नेटवर्क की याचिका खारिज कर दी गई है जिसमें TDSAT के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी। TDSAT ने वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को TV9 चैनल को बंडल ऑफर से हटाकर लॉ कोटे ऑफर में बदलने की अनुमति दी थी। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स और TV9 के बीच विवाद इस बात पर था कि क्या MOS TV9 के चैनलों को बंडल पैकेज से हटाकर उन्हें केवल लॉ कोटे आधार पर पेश कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जून 2024 के चुनावों के बाद TV9 तेलुगु, NTV, 10 TV और साक्षी टीवी सहित कई समाचार चैनल्स को बंडल पैकेज से हटा दिया गया और लॉ कोटे आधार पर पेश किया गया। TV9 ने तर्क दिया कि MSOs के साथ हुए चैनल प्लेसमेंट समझौते में बंडल में शामिल होने की गारंटी थी। TDSAT ने पाया कि समझौते में केवल LCN आवंटन शामिल था, न कि बंडल में शामिल होने की गारंटी। दिल्ली हाई कोर्ट ने TDSAT के आदेशों को बरकरार रखा और कहा कि MSOs को बंडल बदलने का अधिकार है बशर्ते वे ग्राहकों को 15 दिन का नोटिस दे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शामिल होने से TV9 को कानूनी अधिकार नहीं मिलता है। कोर्ट ने कहा है कि TDSAT के आदेश अंतरिम प्रकृति के हैं और अंतिम नहीं, इसलिए हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि TV9 और MSO के बीच हुए चैनल प्लेसमेंट समझौते में केवल LCN आवंटन शामिल था, न कि बंडल में शामिल होने की गारंटी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि पीड़िता ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। ये टिप्पणी जस्टिस संजू कुमार ने की है। एक महिला सितंबर 2024 में दिल्ली के एक बार में अपने दोस्तों के साथ गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। महिला ने पुलिस को बताया कि वह नशे में थी और आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बाद में आरोपी के साथ उसके घर गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा है और अपने कार्यों की गंभीरता को समझने में सक्षम भी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के नतीजों से ये भी पता चलता है कि उसने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था। और कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी है, जिसमें शामिल है आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा, आरोपी को किसी भी गवाह को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी होगी, आरोपी को किसी भी अपराध में शामिल नहीं होना होगा और इस फैसले पर विवाद हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि पीड़िता को दोषी ठहराने जैसा है।
अगली खबर का रुख करते हैं। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि मरने से पहले दिए गए बयान या डाइंग डिक्लेरेशन को वैध माना जा सकता है, भले ही वे किसी विशिष्ट व्यक्ति को संबोधित ना हो। कोर्ट ने कहा कि अगर बयान स्वेच्छा से और सच्चाई के साथ दिया गया तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 2 चश्मदीदों ने गवाही दी कि उन्होंने मृतक को मदद के लिए चिल्लाते हुए उसे सुना था और उन्होंने आरोपी को मृतक के पास खड़े देखा, जिसने उन्हें धमकी दी और शव को बोरियों में भरकर जंगल की ओर ले गया। हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीदों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और कोर्ट ने कहा कि मृतक का बयान, जिसमें उसने आरोपी का नाम लिया था, एक वैध डाइंग डिक्लेरेशन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान की सत्यता और स्वच्छता को देखते हुए इसे साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। फैसले में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डाइंग डिक्लेरेशन को वैध माना जा सकता है, भले ही किसी विशिष्ट व्यक्ति को संबोधित ना हो। बयान की सत्यता और स्वच्छता को देखते हुए इसे साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। कोर्ट ने चश्मदीदों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें आपको बता दें कि 5 आरएसएस कार्यकर्ताओं को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है। ये कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी दीपक की हत्या के मामले में शामिल थे। कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को पलट दिया जिसमें इन 5 को बरी कर दिया गया था। अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दीपक की हत्या 24 मार्च 2015 को हुई थी, जब 4 हथियारबंद लोगों ने उनकी चावल की दुकान के पास हमला किया था। और पुलिस ने बताया कि यह हमला समाजवादी पार्टी जनता दल के कुछ सदस्यों द्वारा एक आरोपी को मारने की कोशिश के जवाब में किया गया था। आरोपी का मानना था कि दीपक इस हमले के पीछे था। हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि वहां के जज ने महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया और अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि घायल गवाहों के बयान पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वे घटना के समय मौजूद थे। फैसले में महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस तरह थे कि 5 आरएसएस कार्यकर्ताओं को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को पलट दिया जिसमें इन 5 को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने घायल गवाहों के बयान पर भरोसा किया और कहा कि वे घटना के समय मौजूद थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447, जो धारा 447 है उसमें कोर्ट ने 2 शर्तें ऐसी कौन सी बताई है। ज्यादा जानकारी वेब रिपोर्टर हमारे दे रहे हैं, आप सुनिए। कॉर्पोरेट फ्रॉड में बेल लेना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 के ये कहता है कि अगर कोई आदमी जानबूझ के गलत काम करता है, जैसे कि कोई काम ना करना, कुछ छुपाना, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना ताकि किसी तरह का फ्रॉड किया जा सके जिससे कंपनी या उसके शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को नुकसान हो, तो उसे कॉर्पोरेट फ्रॉड माना जाता है। इसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन कम से कम उतना ही होगा जितना कि फ्रॉड का अमाउंट है। और बेल तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये 2 कंडीशंस पूरी ना हो। पहला, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल अपोज करने का मौका दिया गया हो, और दूसरा कि कोर्ट को ये लगना चाहिए कि
ये आदमी गिल्टी नहीं है और बेल मिलने के बाद ये आदमी दोबारा कोई क्राइम नहीं करेगा। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड में बेल लेना मुश्किल है जब तक कोर्ट को ये फुल भरोसा ना हो जाए कि ये पर्सन सच में क्लीन है और दोबारा कुछ गलत नहीं करेगा। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.